दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा नजर आ रहा है। इस पर विजय पाने के लिए सारे देश कोशिश कर रहा है। दुनिया ने कहा कि सन 2050 तक पूरी धरती नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाएगा। इससे पर्यावरण और पृथ्वी को बचाया जा सके। लेकिन अगर आप आंकड़े को देखोगे तो आंकड़ा यही बताता है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, गॉडफादर एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रूथ ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और हमारे हौसलों को बढ़ाइए। दोस्तों, नेट जीरो की सहमति सन 2015 में पेरिस में हुआ था, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। योजना तो यह था कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश सन 2030 तक बन जाएंगे और सन 2050 आते आते और बाकी के देश भी बन जाएंगे। पर इसमें एक बहुत बड़ी पेचीदा समस्या आकर खड़ी हो गई, जिसका नाम है फॉसिल फ्यूल। और यदि हम फॉसिल फ्यूल ऑयल को रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वेंडर्स और सोलर पैनल की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ इसके पावर को स्टोर करके रखने के लिए हमें बैटरी चाहिए होगी। लेकिन आखिर यह सब बनेगा कैसे? तो बता दें कि इसे बनाने के लिए हमें सिलिकॉन और सिल्वर, मैग्नीशियम और काफ़ी सारे रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे खुदाई के जरिए निकालना होगा। और माइनिंग के जरिए निकालने से काफ़ी केमिकल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन भी फैलता है और हवा में काफ़ी प्रदूषित गैस छोड़ी जाती है। और इस माइनिंग का स्केल कितना ज़्यादा बड़ा होता है, अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो आप मैक्सिको के पेनस्क्यूतो माइनिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ से हर साल करीबन 10,000 टन सिल्वर निकाला जाता है। और इस माइनिंग के दोनों तरफ 1 मील तक टॉक्सिन ड्रम्स है, जो 11 किलोमीटर चौड़ा है। और यदि दुनिया को नेट जीरो कार्बन पॉल्यूशन अचीव करना है तो इसी तरह के 300 माइनिंग की ज़रूरत होगी। और यह तो सिर्फ सिल्वर ही प्रोड्यूस करने के लिए है, और बाकी के मेटल का आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। इस समय के हिसाब से लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, सिलिकॉन, क्रोमियम इस तरह के मेटल को माइनिंग से निकालते हैं। और जो हम निकालते हैं, इससे 100 गुना ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत तो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को कार्बन फ्री करने में होगी। और अगर इसमें सोलर एनर्जी और विंड पावर प्लांट को भी ऐड करें तो यह आंकड़ा फिर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, फिर यह इतना आसानी से अचीव भी नहीं कर पाएंगे। बता दें कि आज के समय 50 मेगावाट सिंगल टरबाइन को भी रिप्लेस करना है तो 15 विंड मिल्स चाहिए, जो तकरीबन 550 फीट की हो। आपको इस तरह के विंड मिल्स बनाने के लिए 25 टन कंक्रीट और 15,000 आयरन और 450 टन रिसाइकेबल प्लास्टिक, इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी। और यह सब तो बस कार्बन गैस को रिप्लेस करने के लिए लगेगा। और यदि आपको पूरी दुनिया को ग्रीन एनर्जी पर चलाना है तो 9,500 विंड मिल्स फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। पर यहाँ पर यह भी अज्यूम किया जा सकता है कि दुनिया में इसी तरह से डिमांड बढ़ते रहा तो क्या होगा। अभी ग्लोबल एनर्जी का जैसा डिमांड है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे भारत और चीन और दुनिया भर के देश प्रगति करते रहेंगे, उसी तरह एनर्जी की डिमांड और बढ़ती रहेगी। तब यह सब फिर कैसे मैनेज हो पाएगा? जो देश अभी तक अपने कार्बन एमिशन को कम नहीं कर पाए हैं, वह देश ज़्यादातर यूरोप से ही हैं। और अभी यूरोप भी पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी में तब्दील नहीं हो पाया है। और चीन से कंपटीशन की होड़ में खुद को यूरोप हमेशा से इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए काम किया है। और अगर टेक्निकली देखें तो यूरोप में कार्बन एमिशन सामान्य बना हुआ है और उल्टा चाइना में बढ़ रहा है। पर इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम सब का प्लैनेट एक ही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि यूरोप में कार्बन बढ़ रहा है या चाइना में? कुछ एस्टिमेट्स की माने तो सन 2050 तक नेट जीरो अचीव करने के लिए 30 करोड़ टन रिसाइकेबल प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा बहुत सारे मेटल, जैसे कि एंडियम 99.95। यह एंडियम मेटल दुनिया में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। और बता दें कि इसे माइनिंग करके निकाला जाता है, जिससे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हम ग्रीन एनर्जी तक तब तक नहीं पहुँच पाएंगे जब तक दुनिया में शांति ना हो जाए और सब देश आपस में मिलकर बात ना करें, क्योंकि यह सारे मिनरल्स आपको कहीं एक जगह पर नहीं मिलेंगे। अगर इस समय नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ मात्र एक लिथियम माइन है, और कनाडा में भी सिर्फ एक ही लिथियम माइन है। और इसके अलावा हाल ही में भारत में भी 400 बिलियन का लिथियम मिला है। पर सिर्फ लिथियम से काम नहीं चलेगा, हमें कोबाल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और दुनिया का 46% कोबाल्ट सिर्फ एक साउथ अफ्रीका के देश कांगो से आता है। इसी तरह दोस्तों, हमें निकल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो दुनिया का 40% सिर्फ रसिया सप्लाई करता है। फिर बारी आती है रेयर अर्थ मिनरल्स की। और अगर रेयर मिनरल्स की बात करें तो इसमें चीन की मोनोपोली है। 93% रेयर अर्थ मिनरल्स को केवल चीन सप्लाई करता है। इससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में चीन पूरी दुनिया में हावी रहेगा और उसी का बोलबाला रहेगा। और भारत जैसे देश के लिए यह नुकसानदायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें चीन पर निर्भर होना पड़ेगा।
ग्रीन एनर्जी और मिनरल्स पाने के लिए इस समय चीन सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे देशों में पूरी तरह से घुस चुका है और यहाँ के सारे माइनिंग इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले चुका है। आज आप पूरी दुनिया में टॉप मिनरल एक्सपोर्टर को देखोगे तो उसमें चाइना पहले नंबर पर आएगा। ऐसा लगता है कि भारत की अब एनर्जी सिक्योरिटी चीन के हाथ में है। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि जिस तरह यूएई और अमेरिका ने सन 1970 के दशक में डील हुई थी कि ऑयल को डॉलर्स में बेचा जाएगा और इसी डील ने डॉलर को दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बना दिया, ठीक इसी तरह से यह मुमकिन है कि चीन और उसका करेंसी युआन भी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन जाए। और हम सबको अभी से ही बहुत गंभीरता से चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में सोचना होगा और उसे रोकने के लिए भी सोचना होगा, क्योंकि जब चीन आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया पीछे जाएगी और सिर्फ चीन ही आगे बढ़ता रहेगा, जो आने वाले भविष्य में भारत के लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर देगा। और भारत के लिए ज़्यादा गंभीरता की बात इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन ही है। थैंक यू।